नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश शर्मा। एक बार फिर हाजिर हैं आपके बीच हम मुद्दे की बात लेकर, जिसमें शहर की तमाम हस्तियों से आपको रूबरू कराते हैं। ऐसी ही जानी मानी हस्ती हमारे बीच आज मौजूद हैं। भाजपा के पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष के पद पर मौजूद हैं और उनकी समाज में बहुत अच्छी पहचान है। गौशाला के अध्यक्ष भी हैं। समाज सेवा में लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं और जन सेवा करते हुए राजनीति के क्षेत्र में लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। और इस समय विधानसभा चुनाव 2017 आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी काफ़ी गहमा गहमी है। हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा के नेता श्री नवीन जैन जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बहुत लंबा बड़ा सफ़र रहा है राजनीति के और सामाजिक क्षेत्र में, तो राजनीति में भी आपने बहुत सारे पद हासिल किए हैं। पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, डिप्टी मेयर रह चुके हैं। कैसा अनुभव रहा है आपका? राजनीति जब प्रारंभ की 1978 में और 78 के बाद निरंतर पब्लिक के काम कराते रहना, तो एक चीज़ शौक़ में शामिल हो गया मेरे। और एक रहा कि भाई जनसेवा भी करनी है और जनसेवा करने के लिए राजनीति का सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मैं शामिल होकर और फिर पार्षद और डिप्टी मेयर बनके और लोगों के काम को कराना, लोगों के जन समस्याओं को सुलझाने में पूरा सहयोग करना और संघर्ष भी करना। जहाँ अधिकारी कुछ इस प्रकार के होते हैं जो उनकी नीति टालम टोला वाली नीति रहती है, उनसे संघर्ष करके काम को करा लेना, ये काम में मेरे शौक़ में शामिल रहा। और उसी के तहत जो भी व्यक्ति मेरे पास आया काम कराने के लिए, उनके लिए मैं सदैव तत्पर रहा। और राजनीति मैंने जन सेवा के लिए चुनी हुई है। और कोई व्यक्ति अगर मेरे पास काम के लिए आता है तो मुझे खुशी होती है, प्रसन्नता होती है और सोचता हूँ चलो आज के दिन मैंने 10 लोगों का काम कराया। और वो काम करा के मुझे स्वयं में अपने आप में बहुत अच्छी प्रसन्नता होती है। इसलिए मैं राजनीति क्षेत्र में आया हूँ। मान सकते हैं कि आदमी सेल्फ डिपेंड रह करके समाज सेवा नहीं कर सकता, उसे कुछ सोर्स की आवश्यकता होती है। तो राजनीति एक अच्छा क्षेत्र है, बावजूद इसके आजकल देखा जा रहा है कि राजनीति में समाज सेवा कहीं अलग थलग सी पड़ती नजर आ रही है। क्या मानते हैं? राजनीति के अब मायने बदल गए। मैंने जब राजनीति शुरू करीब 40 वर्ष पहले की बात है, 1978 में, और तब की राजनीति में और अब के राजनीतिक में बहुत फ़र्क आ गया। तब के नेताओं में आज के नेताओं में बहुत फ़र्क आ गया। अब राजनीति के माध्यम, राजनीति के जो उद्देश्य नेताओं ने अपने अपने स्तर पे अपने हिसाब से बना लिए हैं। मैं उसको गहराई से नहीं बताना चाहता हूँ। आज इसी कारण से जो आम जनता में राजनेताओं के प्रति जो एक सम्मान की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। आपको याद दिलाऊंगा कि आज से 30 वर्ष पहले के जो राजनीतिक नेता हुआ करते थे, उनका कितना सम्मान होता था, उनकी बात पर सम्मान होता था। वो जो जनता को कह दिया करते थे उसको जनता मानती थी। उनको अगर डांट के भी कोई बात कह दिया करते थे राजनेता, तो जनता उसको ये कहती थी कि नहीं, इसमें नेताजी की ने कहा है तो इसमें सही बात होगी। आज वो चीज़ नहीं रही है। आज तो मीठा मीठा बोलते हैं और अपने को वोट हासिल करने के लिए जो करना पड़ता है वो लोग काम को करने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से जो जनता में राजनेताओं के प्रति जो सम्मान होना चाहिए उसमें गिरावट आई है। तो जो 40 साल का आपका इतिहास रहा है राजनीति से लेकर के, तो इतना बदलाव हुआ, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? समय निकलता है, समय के साथ परिवर्तन आना स्वाभाविक होता है। गिरावट हर क्षेत्र में आई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा, पहले की एजुकेशन कितनी अच्छी होती थी और टीचर अपने विद्यार्थी को पढ़ाता था तो गुरु छात्र भी गुरु की भावना से पढ़ते थे। टीचर भी अगर डांट दिया करता था और पिटाई भी छात्र खाते थे, लेकिन उफ नहीं किया करते थे, घर पे बताया नहीं करते थे। आज शिक्षा का स्तर इस वजह से भी कम हो रहा है कि वो जो शिक्षक होने चाहिए उस हिसाब के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। छात्र भी उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो डॉक्टर्स की स्थिति है, डॉक्टरी के पेशा में पहले जन सेवा की भावनाएं चरम पर थी, भावनाएं भरी हुई थी। आज डॉक्टरी का पेशा जो हो गया है वो एक धंधे के रूप में लोगों ने इसे स्वीकार किया है। इस तरह हर क्षेत्र में गिरावट आ रही है और वो गिरावट राजनीतिक क्षेत्र में भी है। लेकिन ये जनता को देखने का काम है कि कौन सा व्यक्ति की भावनाएं, किस भावनाओं को लेकर वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से जनता का चयन करें। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है
लोकतंत्र में नेता को बनाने का काम जनता का है और नेता को बिगाड़ने का काम भी जनता को है। और जनता अगर सही चयन करने लग जाए नेताओं का, विधायक का, सांसद का, तो ये बुराइयां समाप्त हो सकती हैं। क्या एक ये वजह भी मान सकते हैं कि पिछले 2 दशक में एक जातिवाद की राजनीति ने भी अपना एक समाज में स्थान बनाया, उसको भी इस बदलाव की मान सकते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जो आप सही कह रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों से 20 वर्ष पहले या 25 वर्ष पहले की मैं बात करूं तो वो जाति की राजनीति नहीं थी। उस वक्त पर पार्टियों की राजनीति चला करती थी और देश की बात होती थी, मुद्दों की बात होती थी, समस्याओं की बात होती थी। जैसे जैसे राजनीति का स्तर मैंने कहा गिर रहा है, उसी हिसाब से लोगों ने सत्ता प्राप्त करने का एक साधन राजनीति को बना लिया है। और उस साधन को प्राप्त करने के लिए हम जाति का उपयोग कैसे करें, अपनी जाति को अपने को सफल कराने के लिए कैसे उसका उपयोग करें, तो राजनीति में जाति को शामिल कराया जो लोग जाति की राजनीति करते हैं उन नेताओं ने। और वो नेता कभी भी, मेरा दावा है, जो लोग अपनी जाति के नाम पर राजनीति करते हैं और सफल होते हैं, वो कभी भी अपनी जाति का उत्थान भी नहीं कर पाते हैं, कभी नहीं करते हैं। क्योंकि उनके अंदर भावनाएं जो आई कि मेरे को राजनीति में मुझे अपनी जाति का लाभ लेकर मुझे विधायक का सांसद बनना है, तो भावनाएं उनकी दूषित हो गई। जब भावनाएं दूषित हैं तो दूषित भावना वाला व्यक्ति किसी भी जाति के लिए कोई काम कर ही नहीं सकता है, ना आता है। जिन लोगों ने जाति के आधार पर ये पद प्राप्त किए हैं, आज वो ही लोग अपने जाति के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको नकार रहे हैं और उनके लिए दूसरे बदलाव की बात सोचते हैं। तो आगरे में भी कई उदाहरण हैं, आगरा से बाहर के उदाहरण हैं, लखनऊ लेवल के, दिल्ली लेवल के कई नेता ऐसे दिल्ली लखनऊ के हुए जिन लोगों ने अपनी जाति का उपयोग करके और दिल्ली के सत्ता पे और लखनऊ की सत्ता पे काबिज हुए। आज उन लोगों को अपनी जगह बचाने के लिए लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब जाति के आधार पर राजनीति नहीं चल पाएगी। जो आम जनता ने अपना मानस बना लिया है, उसका उदाहरण सन 2014 का चुनाव में बता रहा हूँ। 2014 का चुनाव लोकसभा का हुआ, कितनी लोगों ने जाति के आधार पर बातें करी, अपने आप को चुनवाने के लिए करी, लेकिन सब ने नकार दिया, क्योंकि वो चुनाव देश के प्रति लोगों ने समर्पण भाव रख के किया। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया, कहीं कोई जाति नहीं। लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट घोषित किए, लोगों को पता ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी का कौन कैंडिडेट है, क्या नाम है उस व्यक्ति का। केवल एक चीज देखा, कमल निशान, और मोदी जी को जिताना है तो कमल निशान को हमें वोट देना है। अनेक स्थान में कई उदाहरण ऐसे आए कि लोग जीतने के लिए जब आभार व्यक्त करने के लिए सांसद गए, तो एक जिले की बात है आगरा से बाहर की, तो मुझे वहाँ के किसी व्यक्ति ने बताया कि जो एक बुजुर्ग थे 80 वर्ष के, वो चारपाई पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये कौन आया भी है, ये माला वाला डली हुई है। तो उसके नाती ने बताया उसको कि दादाजी MP बन गए, सांसद बन गए, तो ये आभार व्यक्त करने आ रहे हैं। बोला जी कैसे जीत गए, हमने तो मोदी को वोट दिया था। तो ऐसे ऐसे उदाहरण आए कि लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, देखा ही नहीं कौन कैंडिडेट है, उसके नाम से, उसकी जाति से। तो मुझे लगता है कि आने वाला इस समय विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है, जो जाति विहीन चुनाव, जाति के आधार पर कोई पोल नहीं होगा, न जाति के आधार पर लोगों की सोच है। अब लोग जाति से उब चुके हैं, मतलब जाति के आधार पर अब वोट नहीं देना चाहते। बहुत कुछ देख लिया, 20 साल में लोगों ने बहुत नुकसान कर लिया। यही कारण है कि अब स्पष्ट बहुमत की सरकारें चल रही हैं। जब जब जाति के आधार पर लोगों ने वोट दिए, तब तक अल्पमत की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। इसलिए अब वो समय गया जाति का, अब पार्टी के आधार पर, देश के आधार पर और विकास के आधार पर आम जनता वोट करेगी। जनता का एक ये भी मत है कि राजनीति में युवाओं की एक बड़ी भागीदारी रहती है, तो अब वर्तमान समय में युवाओं की क्या कुछ भागीदारी रहेगी और किस तरह से आगे का जो समय है वो बदलाव नजर आएगा? देखिए, देश का अगर कोई डेवलपमेंट में किसी का सहयोग हो सकता है तो युवाओं का सहयोग होगा। और 18 वर्ष से लेकर और जो 35 वर्ष तक का, 40 वर्ष तक का जो युवक और युवतियां हैं, वो इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। आज यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक ध्यान इन युवाओं को दे रही है, इनकी ओर देख रही है और इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए सोच रही है। जितना भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए योजना और प्लानिंग बनाई है, किसी दल ने नहीं बनाई है। और आने वाला समय जो 2014 में तो एक तरफा युवक
सारे मोदी 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 कितना चिल्लाया, मोदी मोदी को चिल्लाने वाले कौन लोग थे? आपने सभाओं में देखा होगा, जो वही लोग थे जिनकी आयु 20 वर्ष से लेके और 35 वर्ष तक की आयु थी। तो आज इन्हीं लोगों ने पूरे देश का तख्ता पलटने का काम किया, तो इन युवाओं ने किया। और युवा की ओर हम देख सकते हैं, युवा ही देश का विकास में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। जो लोग युवाओं की अब उपेक्षा करेंगे, ना तो वो केंद्र में सत्ता में आ सकते हैं, ना प्रदेश में सत्ता में आ सकते हैं। लोगों को त्वरित आकांक्षा की इच्छा रहती है कि जो भी काम हो जल्दी से होना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार है, उसने जो वादे किए थे उसमें देरी को लेकर के भी जनता में कुछ नकारात्मक रवैया है, क्या मानते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री और देश के गौरव श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी ने जब सभाएं करी तो उन्होंने आश्वासन दिए और उस आश्वासन के अनुरूप वो काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं 5 वर्ष में ये आश्वासन पूरे करूंगा। आज उनको 2.5 वर्ष होने पर आ रहे हैं। 2.5 वर्ष में कितने लोगों के लिए काम किया? उज्ज्वला योजना में फ्री गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं, चूल्हा दिया जा रहा है। जो किन लोगों को दिए जा रहे हैं? वो दलित लोगों को दिए जा रहे हैं, उन गरीब लोगों को दिए जा रहे हैं जो लकड़ियां जला के अपने घर की रोटियां माँ बहनें बना रही थी। उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, धुआं लंस में जा रहा था, लंस की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, आंखों से आंसू दिखना बंद हो रहा था उन्हें 40 साल के बाद धुआं के कारण से। मोदी जी ने सबसे पहले अगर उत्थान की बात करी तो ऐसे परिवारों की उत्थान की बात करी जिनके घर में चूल्हा से रोटी बनती है, उन्हें गैस के सिलेंडर, उन्हें पैसा नहीं है हम फ्री में देंगे, चूल्हा नहीं है हम फ्री में देंगे। और जब फ्री का गैस का सिलेंडर और चूल्हा कहाँ से लिया मोदी जी ने? उन लोगों से लिया जो कांग्रेस की सरकार के गलत नीति के कारण से सब्सिडी दी जा रही थी, जिनको सब्सिडी की जरूरत है उन्हें भी दी जा रही थी। तो वो सब्सिडी मोदी जी ने उनकी समाप्त करी। जो साधन संपन्न लोग हैं सब्सिडी को छोड़ें, ऐसा आह्वान देश की जनता से जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया तो स्वेच्छा से लाखों लोगों ने सब्सिडी को छोड़ा और वो सब्सिडी का बचा हुआ जो पैसा है वो आज गरीब के चूल्हे तक मोदी जी ने पहुंचाने का काम किया। देश के अंदर आपने देखा होगा, मोदी जी से पहले जो गरीब आदमी, रिक्शे वाला, तांगे वाला, ठेल वाला, खोमचे वाला, इनके बैंक में जाने की हिम्मत होती थी? फटी बनियान पहनने वाला सोच सकता था मैं बैंक के अंदर जाके, बाहर से निकलता था काश मेरा भी बैंक के अंदर एक खाता होता, मैं भी बैंक को देख सकता था अंदर से। वो सपना जो गरीब व्यक्ति ने देखा मोदी जी ने पूरा कराया। आज गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक के अंदर खाता है। जो सम्मान किसने दिया गरीब व्यक्तियों को? मोदी जी ने दिया। अनेक ऐसी योजनाएं मोदी जी की, जो मोदी जी की योजनाओं को लेकर लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लाभ मिल रहा है उन्हें और मोदी जी की तरफ देख रहे हैं लोग। मोदी जी ने तमाम योजनाएं लॉन्च की हैं, बात चाहे उज्ज्वला योजना की हो या जनधन खाते की हो या और अन्य योजनाएं हो, लेकिन उस पर कांग्रेस कहती है कि ये योजनाएं हमारी बनाई हुई थी जिन्हें अब ये भाजपा सरकार चला रही है। क्या मानते हैं इसको? ऐसा कांग्रेस जो पार्टी है जो जितना तथ्यों से परे बात करती है उतना देश में कोई राजनीतिक दल बात नहीं करता है। इन लोगों को इनको तो कुछ करना ही नहीं था, इनके अंदर तो कोई योजना ही नहीं थी। इनके अंदर था कौन? मनमोहन सिंह जी। ये प्लानर थे कोई? ये सोनिया गांधी कहते थे साहब, मनमोहन सिंह कुछ, कांग्रेस ही खुद कहते थे कि मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं करते, करने वाली सोनिया जी पे कोई प्लानिंग है? सोनिया जी की, ये राहुल में कोई प्लानिंग करने वाला ये लोग हैं? कांग्रेस में कोई प्लानर नहीं था। कांग्रेस के समय में जो देश चला वो भगवान भरोसे चला। इस देश को बचाने का काम कांग्रेस के शासन में अगर किसी व्यक्ति ने किया वो ईश्वर ने किया। ईश्वर की मदद से भारत बचाओ। इन लोगों ने तो देश को डुबाने का काम किया है, हर क्षेत्र में देश को डुबाने का काम किया। जितना उत्थान 10 वर्ष के अंदर, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, अन्य देशों ने किया है, हमारे वो 10 वर्ष में कोई विकास नहीं हुआ। जिस तेजी से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। आज आप देखो, विकास के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई प्रांत में भी ऐसा कोई जिला नहीं है उस जिले की आज सड़कें धड़ ना बन रही हो। पूरे देश के अंदर सड़कें बन रही हैं, पूरा प्रदेश के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं होगा कि जहां सड़कों का काम नहीं चल रहा होगा। ये सब किसने दिया? ये मोदी जी ने दिया। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि कोई सरकार इतना विकास 2.5 वर्ष में कर ही नहीं सकती है जो मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा मैं 5 वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा, मैंने कितने काम किए, कितने विकास के काम किए और जनता निर्णय करे। मैं काम के आधार पर और विकास के आधार पर जनता से वोट मांगने जाऊंगा। 2019 में जब मोदी जी जनता से अपने काम का अपना ब्यौरा देंगे और जनता उसमें निर्णय करेगी। और अभी 2.5 साल और बाकी है।
केंद्र के साथ पूरे देश में तकरीबन 15-16 स्टेट में भाजपा की गवर्नमेंट है, बावजूद इसके पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर रहता है, इसकी क्या वजह रहती है? देखिए, उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 24 करोड़ से अधिक की है। इतना बड़ा प्रदेश, और जिसके प्रदेश से मैं स्वयं मोदी जी हूँ, तो उसमें विकास, उसमें ध्यान देना स्वाभाविक है। मोदी जी जब विकास की बात करते हैं, 125 करोड़ लोगों की विकास की बात करेंगे, तो कोई ना कोई, ये तो अच्छी बात है कि मोदी जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और हम लोग तो बड़े खुश होते हैं कि आज हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो उत्तर प्रदेश से है। तो ये तो अच्छी बात है। अगर मोदी जी उत्तर प्रदेश में बहुत ध्यान दे रहे हैं तो प्रसन्नता, हम लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। प्रदेश में 2017 में चुनाव होने जा रहे हैं, तो लखनऊ की आधी राजधानी आगरा से चलती है। आगरा एक मंडल है, एक अपने आप में खास मायने रखता है, और ताजमहल की वजह से और ज़्यादा मायने रखने लगा है। तो यहाँ आगरा की राजनीति को लेकर अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में 6 सीट पर बसपा ने अपनी जीत दर्ज की। इस बार क्या कुछ उम्मीद लग रही है? देखिए, लोगों ने, आगरा की जनता ने बहुत उम्मीद से बसपा के विधायकों को यहाँ निर्वाचित किया, और उनको सोच के किया कि ये लोग कुछ करेंगे। आज ये बसपा के जितने विधायक हैं, आज इस क्षेत्र में घुसने की इनकी स्थिति नहीं है। स्वयं इनकी समाज के लोग इनसे नाराज हैं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया वो स्वयं कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, ना कोई उत्थान का काम किया। आज भी बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की कितनी बार मुख्यमंत्री रह ली, इनके कितने विधायक हमारे आगरा जिले से रह लिए। हर बार आगरा के लोग इन्हें निर्वाचित करते हैं, और कितने लोगों का आज उत्तर प्रदेश के अंदर आज की भी तारीख में सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा कोई समाज है, सबसे ज़्यादा कोई गरीब समाज है, सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न जिस समाज का हो रहा है वो दलित समाज का हो रहा है। चाहे वो मायावती जी की सरकार रही, उस जमाने में भी सर्वाधिक अगर उत्पीड़न का काम हुआ तो दलित समाज का हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आती है तब कानून का राज कायम होता है, गुंडागिर्दी बंद होती है, दलितों पे अन्याय बंद होता है, दलितों पे अत्याचार बंद होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही संभव हो सकता है। आज चारों तरफ, आज उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी का, चाहे राजनाथ सिंह जी का शासन रहा हो, चाहे माननीय कल्याण सिंह जी का शासन रहा हो, इन दोनों मुख्यमंत्री हमारे जिन्होंने शासन दिया, और ऐसा शासन आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों को लगता है कि ये हमारी सरकार है। हर समाज का, हर जाति के व्यक्ति कहता है ये मेरी सरकार है। क्या कारण है कि एक विशेष वर्ग विशेष की सरकार बनती है तो लोग कहते हैं जो उस वर्ग की सरकार है। सपा की सरकार बनती है तो अपराधी कहते हैं कि हमारी सरकार बन गई। जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सारे समाज के लोग प्रसन्न होते हैं, उत्सव मनाते हैं, दिवाली ऐसा त्यौहार मनाते हैं, बम पटाखे छोड़ के खुशी का इजहार करते हैं। और आज सपा की सरकार जब बनती है तो कौन खुशी बनाता है? अपराधी खुशी बनाते हैं। तो ये जो सरकारों का मापदंड है इन लोगों का, कोई जाति के नाम पर सरकार बना लेता है, कोई अपराधियों के नाम पर सरकार बना लेती है। अब वो जमाने गए, अब तो लोग सर्व जाति की सरकार बनेगी, और केवल अगर सर्व जाति की सरकार अगर बनानी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें सर्व जाति का समर्थन मिलता है, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इसीलिए आज प्रदेश के अंदर भाजपा की मांग हो रही है। मुझे लगता है आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, और हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी। तो आपका एक सामाजिक दायरा एक बहुत लंबा रहा है, और लंबे समय से आप राजनीति करते आए हैं। तो आपने अब इस समय जो आपकी तैयारी है चुनाव को लेकर के, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जो तैयारी है, उसी तैयारी में मैंने अपने आप को जोड़ा है। जैसे परिवर्तन यात्राएं पूरे उत्तर प्रदेश में निकल रही हैं, और वो परिवर्तन यात्रा हर विधानसभा को टच करेगी। उसमें हमारी परिवर्तन यात्रा में कोई ना कोई वरिष्ठ नेता उसमें रहेंगे। दूसरा, हमारा कार्यक्रम पार्टी का चल रहा है बूथ स्तरीय सम्मेलन और बूथ तक कमेटियों का गठन कराना। तो इन दो कार्यक्रमों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित है, और पार्टी के दिशा निर्देश हैं कि हमें इनको मजबूत करना है। रही बात राजनीतिक क्षेत्र में, चूँकि राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करता हूँ, तो राजनीतिक क्षेत्र में हर कार्यकर्ता को जो लगता है कभी सांसद बने, विधायक बने तो और अधिक जनता की सेवा करेंगे। पार्टी
इस बार मौका देगी, ठीक है। इच्छा व्यक्त जहाँ जिस स्तर पे हमें करनी चाहिए, वहाँ उस स्तर पे हमने अपनी इच्छा व्यक्त करी है कि पार्टी अवसर दे। 40 साल हो गए पार्टी का काम करते करते, अब कुछ मौका मिल जाए। और पार्टी अगर मौका देती है तो निश्चित रूप से जनसेवा के क्षेत्र में पूरे तन मन धन के साथ उतरूंगा और जनता की सेवा करूंगा। किस क्षेत्र को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे? मैंने जो पार्टी को इच्छा व्यक्त करी है वो उत्तरी विधानसभा के लिए इच्छा व्यक्त करी है कि मुझे उत्तरी विधानसभा में अवसर मिला है चुनाव लड़ने का। बाकी मेरे जो समर्थक हैं वो दक्षिण से भी मेरे नाम की चर्चा करते हैं, मेरे समर्थक खिरागढ़ से भी मेरे नाम की चर्चा करते हैं। पार्टी जो आदेश करेगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कहेगी नहीं नवीन जी चुनाव लड़ाना है तो चुनाव लड़ाएंगे। उत्तरी दक्षिण उत्तरी विधानसभा है, एक मजबूत स्तंभ रहा है भाजपा का, वहां पर पहले से प्रतिनिधि लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, हमारे प्रतिनिधि हैं और पार्टी ने उन्हें 4 बार विधायक बनाया है और वो पार्टी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने उन्हें विधायक बनाया है। और जब टिकट मिलती है तो वो व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है। हमारे यहाँ पर एक खास बात है, हमारे यहाँ पर जिस पार्टी ने अगर कोई कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोग व्यक्ति को नहीं देखते हैं, हमारे कार्यकर्ता व्यक्ति को नहीं देखते किसको टिकट मिली। हम तो कमल निशान देखते हैं, जिसके पास हमारा कमल निशान होता है उसके लिए हमारे सारे कार्यकर्ता तन मन धन के साथ लग जाते हैं। व्यक्ति हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो पार्टी का सिंबल, जो 2 चीज़ महत्वपूर्ण ज़्यादा होती हैं। और जिसके पास सिंबल होगा उसके लिए मेरे जैसे कार्यकर्ता और है पार्टीनिस्ट लोग हैं वो काम करेंगे। इस बार यूपी में त्रिकोणात्मक सरकार बनने का कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, क्या मानते हैं कि भाजपा इस समय अपने आप को किस कड़ी में महसूस करती है कि मजबूत समझती है? ठीक है, आपने सही कहा कि समाजवादी पार्टी से हम अपनी टक्कर मानते हैं और बसपा तीसरे स्थान पर जाएगी, दूसरे स्थान पर सपा। तो आने वाला जो समय है वो सपा की सरकार को जो 5 वर्ष का उनका रहा है तो उससे लोग परेशान हुए हैं। उनको जो अपेक्षाएं थी इस सरकार से वो पूरी नहीं हुई है और बसपा का शासन भी उन्होंने कई बार देखा है। इसलिए लगता है कि जनता का जो रुझान है इन तीनों दलों में तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी और सरकार बनाएगी। हालांकि हमारा जो अभी मत चल रहा है, हमारा इंटरनल सर्वे हुआ है पार्टी का, उस इंटरनल सर्वे में हमारे जो सीटें हैं वो 300 के करीब सीटें आ रही हैं। कुछ चैनलों ने हमारी सीटें 178 दिखाई हैं, उससे हम सहमत नहीं हैं। 300 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी और इस प्रदेश का विकास बहुत तेजी से करेगी। एक तरफ सपा में परिवारवाद निकल के आया है सामने और बसपा में स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हुए हैं, तो क्या इसका फायदा भाजपा को मिलेगा? देखिए, दोनों दलों में बिखराव की स्थिति है। बहुजन समाज पार्टी में भी बिखराव की स्थिति आज से 6 महीने से चल रही है। उनके जितने कर्णधार माने जाते थे, जिनके उनके सेनापति माने जाते थे, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अन्य बड़े नेता हों, सब लोग पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज भी नीचे घुटन पैदा हो रही है। जिन लोगों को चुनाव लड़ाए जा रहे हैं उनसे बड़ी मोटी रकम ली गई, उन्हें चुनाव का अवसर दिया गया। तो जे लोगों के अंदर जो भावना पैदा हो रही है, आज विधायक बन जाए, विधायक बनने के बाद बसपा की सरकार में विधायकों को सम्मान नहीं मिलता है। केवल मायावती जी की शासन में केवल एक कुर्सी पड़ती है, मंच पे अगर कोई बैठता है तो वो बैठती है, बाकी तो कोई उनके बराबर में स्थान ही नहीं पा सकता है। इसी प्रकार से विघटन की जो स्थिति है वो बहुजन समाज पार्टी में पिछले 6 महीने से चल रही है और समाजवादी पार्टी का स्थिति भी अच्छी नहीं है, बहुत खराब है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। दोनों ही पार्टियों में इंटरनल विस्फोटक स्थिति है और ये लोग जो है कहीं किसी स्थिति में आने वाले नहीं है। ये दोनों दल, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत पीछे रहेंगे, बहुत पीछे रहेंगे। जब हम 300 की सीट पर जाएंगे तो बाकी के दल तो 100 में सिमटेंगे, तो 100 में 50-60 सीटों पर सपा रहेगी, 40-50 सीटों पर बसपा रहेगी। बात और दलों में अगर विघटन की करें तो अगर हम भाजपा पर इसी बात को लेकर आते हैं तो भाजपा में अंदरूनी तौर पर देखा जाता है कि पिछले जो प्रधानी के चुनाव हुए हैं उसमें काफ़ी कुछ अंदरूनी कहते हैं कि भाजपा अगर चुनाव हारती है तो वो अपनी अंदरूनी ताकत कमज़ोर होने से हारती है।
तो जिला पंचायत चुनाव में ऐसा देखा गया है, क्या मानते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। देखिए कितना बड़ा नेतृत्व है, केंद्र से आप चलो। हमारी पार्टी के शीर्ष पद पर अटल जी रहे, अडवाणी जी रहे, आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर नीचे तक सभी टीम बैंक बनी हुई है। हमारे यहाँ कोई निर्णय होता है, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है। आज अमित शाह जी कोई निर्णय करते हैं पार्टी को चलाने के लिए, अकेले नहीं करते हैं। उनका एक फोरम है, उस फोरम में उस विषय को लेकर जाते हैं और उसमें से भी अगर कोई अच्छी बात निकल के आती है तो उस पर मोहर लग जाती है, तो उस निर्णय को क्रियान्वित करने में सब लोग लगते हैं। प्रदेश की भी यही स्थिति है, ऐसी जिला की स्थिति है। जिले में मान लीजिए जैसे प्रधानी का विषय आया, हमने एक तो अपने सिंबल पर कोई चुनाव नहीं लड़ा था, हमने समर्थन जरूर दिया था लेकिन सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था। तो इसलिए लोकतांत्रिक पार्टी में जब सबको बोलने का अवसर समान रूप से रहता है तो अपने अपने विचार जब रखते हैं लोग, तो मत भिन्नता रहती है, तो उसे कोई अच्छे भाव में लेना चाहिए। लोकतंत्र में उसे कोई बुरा नहीं है। अगर आप किसी को बोलने ही नहीं दो तो लोकतंत्र का अर्थ क्या रह जाएगा। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जिसमें लोकतांत्रिक पद्धति से लोग बढ़ते हैं आगे। आज वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नितिन गडकरी हैं, उन्होंने अपने वार्ड में भी काम किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष में काम किया। नरेंद्र मोदी जी क्या थे, कौन जानता था उन्हें नरेंद्र मोदी जी को। एक गरीब और साधारण परिवार में जन्म लिया, जिनकी माता जी ने चूल्हा बर्तन करके लोगों के काम चला के अपने मोदी जी को पालने पोषने का काम किया। आज वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये केवल भाजपा में नहीं हो सकता है, सपा में नहीं हो सकता है, बसपा में नहीं हो सकता है, किसी दल में नहीं हो सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है भाजपा में, और छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। उदाहरण हम लोगों के सामने, क्यों लोकतांत्रिक पार्टी अगर कोई देश के अंदर है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और कोई दल है ही नहीं। आगरा में पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा रही है। यहाँ से 2 सांसद भाजपा से हैं और बड़ी लोकसभा है, विधानसभा है, 9 यहाँ सीट हैं, बावजूद इसके कभी बैराज पर काम नहीं हुआ। इसकी क्या वजह रही? देखिए, ये बहुत अच्छा विषय है कि आगरा की अगर कोई बड़ी समस्या है तो मैं 2 समस्या आगरा की बड़ी मानता हूँ, एक पानी की और एक ट्रैफिक की। पानी की समस्या के लिए बहुत काम होना बाकी है। पानी की समस्या को हल करने के लिए हमारे जितने राजनीतिक दल के यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, चाहे बसपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, सबको एकजुट होना चाहिए। क्यों नहीं एक होके इस पर बैठते हैं सबके सब। मान लीजिए आज 9 विधायक, 2 सांसद, 11 जनप्रतिनिधि हैं। 11 जनप्रतिनिधि जिधर खड़े जाएंगे सरकार उधर जाएगी। तो ये लोग अगर बैठ के एक इनकी कोर कमेटी बना लें, आगरे की पूरी समस्या को हल करने के लिए, ये कम से कम 3 महीने में एक बार तो बैठे और बिना दलगत राजनीति के आधार पर बैठे। और बैठ के क्यों नहीं बैठ सकते हैं? कैसा ऐसा संभव है? हो सकता है संभव, लेकिन ये संभव जब भी हो सकता है जब दिल के अंदर आग लग रही होगी आगरा के विकास की, दिल के अंदर आगरा के उत्थान की लिए आग लग रही होगी, तो निश्चित रूप से ये हो सकता है सभी दल के जनप्रतिनिधि एक मंच पर बैठा, 3 महीने में एक बार बैठे, बिल्कुल बंद कमरे में बैठे, कोई राजनीतिक बातें नहीं हो उसमें, केवल आगरा की समस्या की हल करने के लिए ये अगर एकजुट हो जाए, अरे बैराज क्या, बड़ी बड़ी समस्या को हल कर जाएंगे। 11 जनप्रतिनिधि बहुत बड़ी ताकत होती है और हम लोग, हमारे जनप्रतिनिधि राजनीतिक आधार पर बटे हुए हैं। इसी कारण से आगरा में बहुत भारी नुकसान हो रहा है। मेरा कहना है आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप 9 के 9 MLA भारतीय जनता पार्टी के बनाइए, दोनों हमारे सांसद हैं, 9 हमारे विधायक आप बनाओ, 11 के 11 जब विधायक और सांसद हमारे बन जाएंगे तो जिधर हम चाहेंगे, जो चाहेंगे वो काम करके दिखाएंगे। अगर आपको सीट मिलती है और आप अगर जीतते हैं यहाँ से, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? अगर मुझे अवसर मिला तो मैं सर्वप्रथम तो एक जो काम मैंने अभी कहा कि इन जो 11 हमारे जनप्रतिनिधि हैं, परमानेंट जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, इनको एकजुट करूंगा। आगरा की समस्या के लिए एक मंच पर बैठा लूंगा, इनको एक कमरे में बैठ कर बात करेंगे और हर 3 महीने में एक बैठक करेंगे और खुले मन से आगरा बिना दलगत राजनीति के आधार पर हम आगरा के उत्थान के लिए हम बात करेंगे। दूसरा, आगरे के अंदर जो कमियां, ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी समस्या हुई है। हम दिल्ली में जाया करते थे तो हमें लगता था यार इससे तो हमें आगरा बहुत अच्छा लगता था। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले दिल्ली में तो जहाँ जाए वहाँ ट्रैफिक, लोगों ने समय निश्चित कर लिया कि भाई दिल्ली में अगर सड़क पर चलना है तो इस समय पे निकलो जिससे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। आज आगरे की क्या स्थिति हो रही है, किसी भी सड़क पर निकल जाओ आप,
आगरे में पहले जो है 5 साल पहले जो पुराना आगरा जिसे बोलते थे, रावतपाड़ा, किनारी विहार, कचहरी घाट, दरेसी, रावतपाड़ा, ये एरिया हुआ करते थे ट्रैफिक के फव्वारा। आज और एमजी रोड को क्लियर हम मानते थे, जो भारी इलाके थे उनको क्लियर मानते थे। आज तो आप भारी इलाकों में चले जाओ या अंदर वाले इलाकों में जाओ, सब जगह ट्रैफिक मिलेगा और कोई समय ऐसा नहीं है जब ट्रैफिक ना हो, गाड़ियाँ रेंग रही हैं। और इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार के लिए बहुत अच्छे मन से सभी लोगों को बैठेंगे तो हम लोग बैठे हैं तो उसको प्राथमिकता से हल कराएं। ये 2 अगस्त समस्या हमने आगरा के लिए ठीक की, पानी की समस्या बैराज बनाकर और ट्रैफिक का प्लान कराकर, चाहे उसके लिए हमें नए ब्रिज बनाने पड़े, ओवर ब्रिज बनाने पड़े। और तो मैं समझता हूँ कि जैसे एमजी रोड है, एमजी रोड जो आज से सन 1975-76 में एमजी रोड बना, 4 लाइन बना। सबसे पहले आगरे का 4 लाइन अगर कोई था, आगरा कमिश्नरी की बात करूँ तो केवल एमजी रोड था। लेकिन आज 75 से लेकर 2016 में हम बैठे हैं, कोई काम ही नहीं हुआ। कौन सा दूसरा एमजी रोड बन गया? क्यों नहीं विकास के काम की बात जनप्रतिनिधि कर रहे हैं? करना चाहिए, इनके लिए लड़ना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था में शासन की कमी मानते हैं या सरकार की? किस तरह की नीति बनाने की आवश्यकता है? इसमें 2 तरह की कमी है। इसमें सरकार की भी कमी है, ट्रैफिक पुलिस की भी कमी है और हम लोगों की भी कमी है। 50-25% तो हम लोगों की कमी है। हम ट्रैफिक को खुद जाम में जल्दी निकलने के चक्कर में हम ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं। बेचारे ट्रैफिक कांस्टेबल हाथ देते रह जाते हैं, उनसे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों नहीं उनके आदेशों का पालन कर रहे हो? अरे वो चौराहे पर खड़े हुए हैं तो किसके लिए खड़े हुए हैं? हम लोगों के लिए खड़े हुए हैं। हम लोग उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनका मन टूट जाता है, उनका दिल दुख जाता है। उन्हें क्या लगेगा? वो एक तरफ खड़े हो जाते हैं, निपटो तो ट्रैफिक जाम होता है। इसलिए हम लोगों को भी ट्रैफिक के जो नियम है, ट्रैफिक सिपाही के जो नियम है, उनके जो आदेश हैं उनका पालन करना चाहिए। और दूसरा, सरकार को भी नई नई सड़कें बनानी चाहिए, नए चौड़ी सड़कें बनानी चाहिए। जो कम चौड़ी सड़कें उनको चौड़ी सड़कें बनानी चाहिए और नई सड़कें, ग्रीन फील्ड जैसी सड़कें, जहाँ अभी सड़कें नहीं है वहाँ सड़कें निकालें। रिंग रोड पूरा निकालें शहर में, हैवी ट्रैफिक नहीं है। आज काफ़ी उस क्षेत्र में काम हुआ है। एक उत्तरी बाईपास की ज़रूरत है शहर के अंदर। वर्तमान में देखा गया है कि बसपा, सपा और कांग्रेस ने अपने सीएम प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, बावजूद भाजपा ने अभी तक इसकी तैयारी नहीं की है, कोई नाम सामने निकल के नहीं आया है। क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक कासगंज में बूथ स्तर का सम्मेलन हुआ और उस बूथ स्तर के सम्मेलन को अमित शाह जी ने उसे संबोधित किया था। वहाँ भी ये बात आई थी। तो अमित शाह जी ने एक बात कही थी कि लोगों की बड़ी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन हो, विधानसभा के प्रत्याशी कौन हो। तो उन्होंने घोषणा कर दूं मंच से। बोला साहब, कार्यकर्ता का हाँ साहब कर दीजिए। तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हर विधानसभा पे वो होगा जिसके पास कमल निशान होगा, जी हमारे प्रत्याशी। और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचारों के लिए काम कर रही है, विचार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनसेवा के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए लोग जो वोट देते हैं वो व्यक्ति को वोट ना देकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जब वोट मिलता है, उसके विधायक जो बनते हैं, तो विधायक दल की बैठक में प्रत्याशी तय होता है। और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसको ये अधिकार है कि सीएम कौन बनेंगे। और अभी घोषित नहीं है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए अभी तक घोषित नहीं हुआ है। लेकिन जब भी घोषित होगा, लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केवल कमल निशान को देखते हुए वोट देंगे सरकार बनाने के लिए। लेकिन जैसा कि सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, बसपा ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रत्याशियों को काम क्षेत्र में जाकर काम करने की, जनता के बीच जाने की जरूरी रहता है कि वो भी जाके अपना काम दिखाएं और पार्टी की रणनीतियों से अवगत कराएं। समय तो चाहिए, उसके बावजूद क्यों नहीं? ये आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए, हमारे यहाँ पर एक बार प्रत्याशी घोषित हो जाता है तो बदला नहीं जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत हमारे यहाँ प्रत्याशी की घोषणा होने से पहले विचार विमर्श होता है। आज चाहे सपा ले लीजिए आप, चाहे बसपा ले लीजिए, इन लोगों के यहाँ पर घोषणा जितनी हुई है, इनके यहाँ बदलाव शुरू हो रहे हैं। बसपा में बदलाव शुरू हो गए, जिनको टिकट 1 साल पहले दी गई उनका महीने और पहले टिकट काट दिया
किसी का 4 महीने पहले टिकट काट दिया। सपा की भी यही स्थिति है। इन लोगों के दलों में इनकी घोषणाएं होने के बाद प्रत्याशी को भी जब तक असमंजस की स्थिति रहती है, जब तक वो नामांकन दाखिल नहीं कर दे, इसलिए वो मन से लगता ही नहीं है प्रत्याशी। वो मन से कब लगेगा? जब उसका नामांकन दाखिल हो जाएगा, डेट निकल जाएगी। तो हमारे यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। इन लोगों के यहाँ पर टिकट की पहले घोषणा होना ना होना एक बराबर है। और भारतीय जनता पार्टी का जब घोषणा होती है, लिस्ट जारी होती है, तो उसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ा वर्ग का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसके लेकर के भाजपा की क्या तैयारी, किस तरह से इस वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ा जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ पर जाति की राजनीति कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी। जैसे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने अपना एक वर्चस्व बना रखा है, उसको कैसे भेदा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर काम करने वाली पार्टी है, जिसमें सारे जाति के लोग उसमें समायोजित होते हैं। अब वो बात अलग है कि दलित समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को सब समर्थन दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जाति आधारित कोई राजनीति नहीं होती है। आज हमारे साथ में अगर दलितों की मैं बात करूं, सर्वाधिक दलित समाज के विधायक और सांसद पूरे देश के अंदर हमारे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो चाहे केंद्र की लोकसभा हो, लोकसभा में अगर सर्वाधिक दलित अगर विधायक है, सांसद है, तो बीजेपी के हैं। इसी प्रकार से आप विधानसभाओं में ले लीजिए, प्रदेश की जितनी भी प्रदेश की विधानसभा हैं, उन सब प्रदेश की विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा दलित विधायक, हमारे पिछड़ी जाति के विधायक, सांसद, लोकसभा में अगर आप देखेंगे पिछड़ी जाति के सांसद, वो हमारी पार्टी से हैं। ये सब कहाँ से आए? जिस सब हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने उनको जब मौका दिया, तो मौका देने के बाद सब समाज के लोगों ने, आज दलित समाज का कोई सांसद बनाए तो वो दलित समाज के वोट के अलावा भी पिछड़ी वर्ग का वोट मिला होगा और भी समाजों के वोट मिले होंगे जब वो सांसद बना। ऐसे ही पिछड़ी जाति का अगर कोई बनता है तो उसे दलित समाज ने भी वोट दिया होगा और समाज के लोगों ने वोट दिया होगा जब वो सांसद बना। ऐसे ही हमारे यहाँ विधायक की स्थिति है। हमारे यहाँ तो एक गुलदस्ता है, जैसे गुलदस्ता खूबसूरत जब लगता है जब उसके अंदर सब प्रकार के फूल होंगे, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। भारतीय जनता पार्टी सब समाजों को साथ लेके चलती है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो सवर्ण समाज हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उन सबको अपने गुलदस्ते में सजा के चलती है। और यही कारण है, इसलिए उस गुलदस्ते को अच्छा बनाने के लिए ये जातियाँ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। दलित आज कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी है, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी है, सवर्ण कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की मेरी है। तो जब ये भावना आती है तो यही देश को आगे बढ़ाने वाली, आगे ले जाने वाली भावना है। और जब हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं, तो अगर जाति विहीन समाज की हमें बात करनी है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना पड़ेगा। पिछले कुछ माह पहले भाजपा ने एक बौद्ध धर्म यात्रा निकाली थी, उसको लेकर बसपा ने कई सवाल खड़े किए थे। क्या उससे भी दलित वर्ग भाजपा की तरफ मुड़ा है? देखिए, जी तो बसपा बौखलाहट का प्रतीक था बसपा का, क्योंकि वो ये मानते हैं कि दलित समाज सिर्फ उनसे जुड़ा रहे। अरे आज मान लो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो दलित समाज के उत्थान की बात करी, अगर बाबा साहब की बातें हम करें, भाजपा करें, तो उन्हें क्यों बुरा लगता है? आज हम बाबा साहब के बताए हुए उद्देश्य हैं, उनको क्रियान्वयन कराने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहते हैं, तो बसपा वालों को क्यों बुरा लगता है? उन्हें तो खुशी होनी चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी समेत सभी लोग बाबा साहब को आज मान रहे हैं। हम तो बाबा साहब को जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई, जब से हम मानते हैं, जनसंघ की स्थापना से बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को बसपा ने कब से मानना शुरू किया है? केवल 25 वर्षों से। इससे पहले बहन मायावती जी कहाँ थी इनकी पार्टी? आज दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं तो ये क्यों चुप बैठती है? भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ती है। जो पिछले चुनाव हुआ 2012 का विधानसभा, 2012 के विधानसभा के चुनाव से लेकर 2014 तक कहाँ थी ये? इनका पता नहीं था। और 14 का चुनाव में हारने के बाद इनकी जब एक भी लोकसभा में एक भी सांसद निर्वाचित नहीं हुआ, उसके बाद से फिर ये 1 वर्ष तक कहाँ थी?
इतना अत्याचार अन्याय अगर दलित समाज पर हुआ सपा के शासन में, तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम अगर किसने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बसपा ने कभी अपने समाज का, अपने दलित समाज को उनके बचाने का और उनके संघर्ष का कभी नाम नहीं लिया, कभी काम में नहीं आए ये लोग। उत्तरी विधानसभा से आप खड़े होने का मन बना रहे हैं, तो कितना % अपनी सीट मान सकते हैं कि आपको ये सीट मिलेगी, और क्या कुछ मानते हैं पार्टी की ओर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाहे उत्तरी विधानसभा हो, चाहे दक्षिण हो, या छावनी विधानसभा हो, या हमारा एदमातपुर विधानसभा हो, जो शहर की हमारी 3.5 लगभग विधानसभा है। एदमातपुर का भी जो ट्रांसमना कॉलोनी का हिस्सा है उसको हम शहर में मानते हैं, तो लगभग ये 3.5 विधानसभा हमारे शहर से जुड़ी हुई है। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तरी में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में भी जीतेगी, छावनी में भी जीतेगी, एदमातपुर जीतेगी। सभी 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जीतने की संभावना हो रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। जो 2014 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की लहर चली, वैसी ही लहर इस बार 2017 के चुनाव में आपको देखने में मिलेगी, क्योंकि जनता ये मानती है कि ये जो सरकार बनाएगी पार्टी, ये सर्व समाज की सरकार है, और यही सरकार ऐसी है जो देश के लिए काम करती है। आज नरेंद्र भाई मोदी ने वो 56 इंच का सीना लेकर जो बातें विपक्ष के लोग करते हैं, उन्होंने दिखा दिया कि 56 इंच का नहीं 66 इंच का सीना है, और पाकिस्तान को उसके घर में ले जाके उनके आतंकवादियों को, अड्डों को, 7 अड्डों को अगर समाप्त करने का काम किया, वो मोदी जी ने किया, उनके निर्णय ने किया। और एक भी सैनिक घायल नहीं हुआ, एक नुकसान नहीं हुआ, और उन सबको तहस नहस करके हमारी सेना सुरक्षित अपने देश में वापस आ गई। और घबराहट इस बात की है पाकिस्तान में कि 2 दिन तक तो उन्हें होश ही नहीं रहा कि ये हो कैसे गया। तो ये सब काम जो कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार कर रही है। उन्हें मालूम है जनता को। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की भी सरकार बीजेपी की बने, ऐसी अभिलाषा आज जनता की है। तो मान सकते हैं इस बार उत्तरी विधानसभा सीट पर बदलाव होगा? नहीं, ये तो बदलाव करना हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोर्ड का काम होता है कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है, किसे नहीं लड़ाना है। ये देखने का काम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं। अपनी अगर कोई इच्छा है चुनाव लड़ने की, मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता होंगे जो अपनी अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ने की इच्छा रखते होंगे। तो मैंने भी एक चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा रही है। 40 वर्ष पुराना कार्यकर्ता हूँ, तो मैंने भी उचित स्थान पर अपनी इच्छा व्यक्त करी है। और पार्टी अगर मौका देगी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कहेगी आपको चुनाव लड़वाना है तो चुनाव लड़वाएंगे। पार्टी का जो आदेश होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, जो आदेश पार्टी करेगी उसके अनुरूप हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है। हमें तो एक सपना जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा, उन्होंने जो राजनीति में बात करी जनसंघ में, तो उन्होंने कहा था कि हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि हमें जो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है उसका उत्थान करने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। तो उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं और करेंगे। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये सेकेंडरी चीज़ है। पहले हमारा उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो निचले स्तर का व्यक्ति है उसका उत्थान हो, उसका विकास हो। अगर उनका उत्थान और विकास होगा तो देश का विकास और उत्थान होगा। चुनाव में विधायक कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, ये हमारे यहाँ इशू नहीं है। जनता का काम होना चाहिए और जनता की सेवा लगातार आपने की है, तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपको ये सीट मिले और प्रदेश में भाजपा की सरकार बने और लगातार आप जनता की सेवा में बने रहें। तो अगर आप जीतते हैं यहाँ से, अगर बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो जनता को और बढ़िया मौका मिलेगा अपनी सेवा के लिए और लोगों का भला होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद थे समाज सेवी वरिष्ठ भाजपा नेता नवीन जैन जी, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया और उनके जो उद्देश्य थे भाजपा को लेकर के और जो वो करना चाहते हैं, समाज को लेकर, समाज सेवा करना चाहते हैं, उसको लेकर के जो व्यू उन्होंने रखे, लगता है कि इससे जनता का भला होगा और आने वाले समय में कुछ बेहतर काम होने की उम्मीद जगाई जा सकती है। मुद्दे की बात में बस आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए डेली न्यूज़ के साथ। नमस्कार।